Our keynote speaker, IRAS, Mr. Nav Goel sir, our motivating convener, Dr. Rajiv Ranjan Giri sir, and all the respected teachers as well as my colleagues. Today, I, Mudra Saxena, final year student from Economics Honors, मैं नीरज मान बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स द्वितीय वर्ष। welcome you all to this informative webinar. Now, I would like to invite our convener, Dr. Rajiv Ranjan Giri sir, to come forward and inspire us all with his kind words. नमस्कार। दधीची के सालाना कार्यक्रम के दूसरे दिन मैं आज के अपने खास मेहमान श्री नव गोयल साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का कार्यक्रम कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। मैं रास्ते में हूं इसलिए मैंने अपना वीडियो बंद कर दिया। आप लोग आज सीखेंगे, जानेंगे इस बात को कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान इस तरह की गलतियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सफ़र बड़ा है, मंजिल बड़ी है, इसलिए इसका रास्ता भी बड़ा है। और इस रास्ते में सफ़र के दौरान बहुत सारे लोग कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिस वजह से मंजिल दूर की दूर ही बनी रह जाती है, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग। हम लोगों ने पहले के अपने सारे सेशन में कैसे तैयारी करें, किन विषयों को कैसे पढ़ें, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। हमारे जो मेहमान आते थे उन लोगों ने आपके साथ अपना अनुभव साझा किया था। पर आज का जो विषय है यह इस मामले में अनूठा है कि किन चीज़ों को नहीं करना है ताकि वो गड़बड़ियां ना हो, वो गलतियां ना हो और आपका सफ़र आसान हो जाए। और सफ़र के आसान होने से आप मंजिल तक समय के हिसाब से हेलो सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। पाएंगे। सफर बड़ा हसीन था, गुजरी है क्या क्या राहों में, पाँवों से पूछिए। तो आप जब कोई मंजिल हासिल कर लेते हैं, जब आप इस प्रतियोगिता में सफल हो जाएंगे, तब तो लगेगा कि कितना बेहतरीन अवसर आपके हाथ में है। पर इस रास्ते के दौरान जो तकलीफ आप झेले होंगे या झेलेंगे, उसमें अगर कोई आपको एक छाया की तरह भी आए और बताए कि इन गड़बड़ियों से आपको बचना है, तो आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। मैं एक बार फिर आज के खास मेहमान नव गोयल साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से दधीची से जुड़े हुए आप सबका मार्गदर्शन होगा और आप सबके सामने जो कुछ दिक्कतें दिख रही होगी, जो जोखिम होंगे और जो चिंताएं होंगी, आपकी दुश्वारियां होंगी, उसको सुलझाने में आपको मदद मिलेगी। तो मैं दधीची की तरफ से, राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से आज के अपने वक्ता का स्वागत करता हूं और आप लोगों के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। Participants who would like to ask question to sir can type your questions in the chat box. शुक्रिया सर। अब मैं आप सभी का आज के मुख्य वक्ता IRAS श्री नव गोयल सर का परिचय करवाना चाहूँगा। श्री नव गोयल सर एक प्रसिद्ध और सम्मानित CSE अधिकारी हैं। उन्होंने 1994 से 2007 तक GPM इंटर कॉलेज से भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। 2007 से 2011 तक हार्कोट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूप में बीटेक किया। बीटेक पूरा होने के बाद सर का NTPC के ऑफ कैंपस परीक्षा में चयन हुआ। उन्होंने 4 साल तक NTPC में सहायक प्रबंधक संचालन इंजीनियर के रूप में कार्य किया। यहाँ कार्य करते हुए उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2014 की तैयारी शुरू की और उसी वर्ष उनका UPSC CSE में सिलेक्शन हो गया। NAIR वडोदरा, NIFM फरीदाबाद और सेनेकर कॉलेज टोरंटो में मूलभूत प्रशिक्षण के बाद सर भारतीय रेलवे में एक IRAS अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में ये बेंगलोर में उप वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा
अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जी माइक म्यूट है। Now, I would request sir to come forward, and since this is an interactive session, so my first question to you, sir, is, um, sir, can you please elaborate on the mistakes we should avoid while preparing for UPSC? बिल्कुल मुद्रा। पहले मैं सारे ही फैकल्टी मेंबर्स ऑफ राजधानी कॉलेज को सादर प्रणाम करना चाहूँगा और आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ददीची कॉम्पिटिटिव सोसाइटी का जो आप लोग कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए भी इसके लिए, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बोला कि यूपीएससी में क्या क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अच्छा, जब भी मेरी आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप बता दीजिएगा। आई होप आई एम क्लियर राइट नाउ। Yes, sir. ओके। तो आपने जैसे पूछा कि हमें क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, तो मैंने एक्चुअली इसको आई हैव जस्ट नोटेड इट डाउन सिंस मॉर्निंग दैट बेसिकली 10 पॉइंट्स आई हैव नोटेड डाउन। सो आई विल just go on telling them like what are the 10 points basically. So firstly what I would suggest is कि अच्छा, आप लोगों को हिंदी ठीक है या इंग्लिश ठीक है या दोनों ठीक है, कुछ भी चलेगा? दोनों ठीक है सर। Sir, we दोनों can ठीक है, switch तो to ठीक है। English. तो ठीक है, मैं मिक्स में ही बोलूंगा फिर मैं, मेरे को भी वही कंफर्टेबल है। तो जैसा कि पहली बात जो है, सबसे पहला, यूपीएससी की जो जर्नी होती है, सिविल सेवा की जो जर्नी होती है, वो बहुत ही यूजुअली ज्यादातर लोगों के लिए लंबी रहती है। बिकॉज यहाँ पे तीन तीन स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो वहाँ पे आपको कहीं पे भी हो सकता है सफलता ना मिले। आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, उसके बाद भी हो सकता है सफलता ना मिले। तो उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस चाहिए, रिजिलियंस चाहिए एंड परसिवरेंस चाहिए। कि एक, अगर सपोज आप 2 साल के पीरियड के लिए तैयारी करते हो, तो उसमें ऐसा बहुत बार होगा कि आपके अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आप सिविल सेवा क्यों जाना चाहते हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करना चाहते हो। अगर आपको वो वाई क्लियर है, तो आपका हाउ जो होगा कि कैसे करनी है तैयारी, वो बहुत ईजी बन जाता है। तो जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कभी कभी डिमोटिवेशन लगता था, बिकॉज आपके जो साथ के फ्रेंड्स होंगे या फिर आपके जो कलीग्स होंगे, वो लोग पार्टी कर रहे होंगे और घूम रहे होंगे, एंड आप लोग एक छोटे से कमरे में बंद होकर तैयारी कर रहे होंगे। तो कभी कभी ऐसा ऑकवर्ड सा लगेगा लगेगा कि हम क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो आपका इनिशियल थॉट होगा कि हमें क्यों तैयारी करनी है, हम क्यों सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बहुत काम आता है। I have started. So that's the one thought. If you remember in between your journey, that will give you enough motivation to go ahead. तो वो आपका सबका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि मैं देखता हूँ, मतलब मेरे साथ भी जब लोग तैयारी करते थे तो लोगों को नहीं पता होता था। तो when it is very weak, your motivation to come to civil services is very weak, then on the way you just tend to give up. So that should not be there. That is the first point I would like to say. The second point is, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, स्पेशली जो लोग दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि दिल्ली में आप समझ लीजिए कोचिंग जो है ओल्ड राजेंद्र नगर और आपका मुखर्जी नगर में मेनली कोचिंग है इसकी। तो वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल मिलता है। देयर आर मेनी शॉप्स व्हिच विल गिव यू एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन सिलेक्शन ऑफ अवर बुक्स एंड नोट्स। तो उसके लिए क्या होता है कि वो प्रॉब्लम क्यों होती है वो मैं बताना चाहता हूँ। पहले, सबसे पहले होती है स्ट्रैटेजी जो हमें बनानी है। जैसे सपोज आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। हो सकता है मेरे से पहले जो 2-3 स्पीकर्स आए थे उन्होंने आपको बताया होगा क्या करना चाहिए आपको, फिर मैं आज आपको कुछ बताऊंगा, आप उससे इन्फ्लुएंस होकर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दोगे। तो हमारी अप्रोच जो होनी चाहिए वो ये नहीं होनी चाहिए। हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन, तो जितने भी वीडियोस देखने हैं, देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब राइट नाउ जो टॉपर्स के हैं कि क्या करना चाहिए आपको, कैसे करना चाहिए। एक बार जितना देखना है आपको 10 दिन 15 दिन के लिए आराम से देख लीजिए, एक अपनी स्ट्रैटेजी को जॉट डाउन करिए और फिर आप देखिए आपको क्या कंफर्टेबल है। बिकॉज जो टॉपर बता रहा है वो हो सकता है उसके लिए, उसके सर्कमस्टांसेस के लिए कंफर्टेबल हो। तो आपको अपना देखना है कि हमारे लिए क्या कंफर्टेबल है। सबकी स्ट्रैटेजी देख लीजिए, फिर देखिए कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी अपना सकता हूँ जिससे मेरे को सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो you have to add your values also into it. So after that, once your strategy is finalized, strategy will be कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, रात को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसके बाद क्या क्या मेरे रिसोर्सेज रहेंगे, बुक्स कौन सी रहेंगी, नोट्स कौन से रहेंगे।
तो अगर आपको ये एकदम स्टार्टिंग में ये चीज़ क्लियर है तो आप बीच में कंफ्यूज नहीं होगे, जैसे कि बहुत सारे लोग हो जाते हैं, क्योंकि इतना सारा मटेरियल है मार्केट में, एंड यूजुअली पीपल टेंड टू मेक अ होम लाइब्रेरी फॉर यूपीएससी and they feel very proud about it. You can see many photos also on Instagram and Facebook where you can see that many people have okay, my audio is low. Is it fine now? यस सर। ओके। सो इसमें क्या होता है कि आपका लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरे पास इतनी सारी बुक्स हैं, बट द पॉइंट इज आपने उसको कितनी बार पढ़ा है और कितनी बार रिवाइज किया है। सो दैट शुड बी द दैट शुड बी द लाइक यू कैन से योर वे अहेड, और यू कैन से प्लान ऑफ एक्शन, कि एक बार स्ट्रैटेजी अच्छे से बना लो, उसके बाद अपनी बुक्स की लिस्ट सारी जॉट डाउन कर लो, नोट्स अपना लिख के रख लो कि कौन से देखने, विजन आईएएस के देखने हैं, बाजी राम के देखने हैं, इनसाइट्स के देखने हैं, सो मेनी वेबसाइट्स आर देयर, सो मेनी कोचिंग्स आर देयर। तो सबके नोट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आपको हाँ ठीक है बेस्ट सेलेक्ट करना है, एक बार उसको सेलेक्ट कर लो, देन कंटिन्यू विद दैट। सो strategy and limited resources, that is the most important thing. Then the third point is, जब आप prelims लिख रहे हो, suppose it is your first attempt or second attempt, you should be means ready. इसका मतलब है कि आपका जब आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रीलिम्स के बाद आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करो। ये मेरे साथ हुआ था पर्सनली, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन एनटीपीसी, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, एंड जब मेरा प्रीलिम्स का मेरे को पता चल गया कि होने वाला एग्जाम, लाइक ऑन 26th of August 2014 आई गेव प्रीलिम्स, एंड बाय 29th of August आई वाज श्योर कि प्रीलिम्स मेरा हो जाएगा, बट द पॉइंट वाज आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। एंड वो जो इतना ब्रीफ टाइम मिलता है 3 महीने, इट इज नॉट इनफ एक्चुअली। मतलब आई somehow managed to do it by like putting so many hours of my those 3.5 months, but I would suggest कि आप उसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखो मेंस का, एंड मेंस के प्रिपरेशन जो है आपकी प्रीलिम से पहले खत्म हो जानी चाहिए, प्लस अपने कुछ आंसर्स भी लिखे हुए होने चाहिए। तो क्योंकि अगर आप नहीं करोगे उसको तो क्या होगा कि मान लो प्रीलिम्स निकल गया फिर मेंस नहीं निकलेगा, देन आपको फिर उससे डिमोटिवेशन होगा, देन अगेन टाइम बहुत कम बचेगा, फिर से दूसरा प्रीलिम्स हो जाएगा, तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप पहले से ही जब भी पहला अटेम्प्ट या दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हो तो कोशिश करो कि आपका मेंस का मटेरियल पूरा रेडी है, सब्जेक्ट एटलीस्ट रेडी होना चाहिए आपका। फिर एक पांचवा पॉइंट जो है वो है नोट्स प्रिपरेशन। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि सर हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। तो देखो सबका नोट्स बनाने का तरीका अलग अलग होता है, और नोट्स खुद से ही बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी टॉपर्स के आपके नोट्स मिल गए आपको ऑनलाइन, आपने डाउनलोड कर लिया और फिर आपको लगता है कि मैं इससे कर लूंगा, मतलब मेरा इससे काम हो जाएगा, बट आई एम टेलिंग यू इट इज नॉट पॉसिबल to read the notes of others and get through this examination. You have to make your own notes. आपको अपने स्टाइल से बनाना है, आपको देखना है कि आपको किस तरीके से पढ़ने में कंफर्टेबल है, ग्रीन कलर के हाइलाइटर से पढ़ने में कंफर्टेबल है, रेड कलर के हाइलाइटर से पढ़ने में कंफर्टेबल है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इतना बड़ी जर्नी है, इतने सारे स्टेजेस हैं, हर जगह पे छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं, इसलिए मैं आपको इतने माइक्रो लेवल पर बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। और नोट्स आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितना आता है, उसके हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। कोई हो सकता है जिसको कुछ भी ना आता हो तो उसको सारी चीजें एक बार अपने पास लिखनी पड़ेंगी, कोई होगा जिसको आधा आता होगा उसको आधा लिखने की जरूरत है। तो नोट्स हैव टू बी सेल्फ कस्टमाइज्ड, इट हैज टू बी एज पर योर ओन कंफर्ट लेवल। so that is the fifth point. Then sixth point is टेस्ट लिखने चाहिए। मैंने एक ये बहुत बड़ी गलती करी थी, मैं आधे से ज्यादा चीज आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने गलती करी थी। तो ये बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ मैं अकेला नहीं था ऐसा, कि टेस्ट नहीं लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हमें लगता है कि जितनी देर में हम टेस्ट लिखेंगे उतनी देर में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, या फिर ऐसा लगता है कि हमें तो आता ही नहीं, हम टेस्ट क्यों लिखें, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं करना है, एक इनिशियल इनर्शिया होता है। और अगर आप एग्जाम भी देखोगे यूपीएससी के जो पिछले 3-4 साल में आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो आपने वो बहुत ब्रॉड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नॉलेज जब कोई मेंस देने जा रहा है तो ऑलमोस्ट सबकी थोड़ी बहुत 19-20 होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता नॉलेज में, but the point is only of mainly presentation and how to express your thoughts in those limited words and limited time. That is the most important thing, and that comes only by practice, only by practice. So there is no alternative of writing answers, so you have to write it, you have to self judge your answers, or if you are writing in some coaching that can also give you the feedback. So that is the most important thing, writing speed,
how you're writing, and how many thoughts you are expressing in those limited words and limited time is one of the most important things in UPSC exam. That has to be taken care. Then the other thing is syllabus, यूपीएससी का सिलेबस। तो जो आपकी नोटिफिकेशन आती है यूपीएससी की, जो आई थिंक अभी 2 दिन पहले ही आई है, उसमें वो लोग सिलेबस देते हैं कि क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है प्रीलिम्स में और मेंस में। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन बस करना स्टार्ट कर देते हैं, बट उन्हें यही नहीं पता कि सिलेबस में एक्चुअली है क्या। एंड दिस हैपेंस मेनली इन मेंस। प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत छोटा है, ब्रीफ है, बट मेंस में बहुत ज्यादा माइक्रो पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने कि आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सिलेबस शुड बी देयर इन योर माइंड। मतलब आप हिस्ट्री पढ़ने से पहले सिलेबस पढ़ लो कि क्या क्या है उसमें, तो आपको बहुत इजी रहेगा चीज़ों को कनेक्ट कर पाने में। बिकॉज आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको आधे टाइम यही नहीं पता रहता कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। वो इसलिए नहीं पता रहता क्योंकि हमने सिलेबस ध्यान से नहीं पढ़ा होता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम पे ये बहुत काम आती है ये चीज़। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूज़पेपर रीडिंग से ही कनेक्टेड है। न्यूज़पेपर रीडिंग में क्या होता है कि अगर हम हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कुछ लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है स्पोर्ट्स में हो, बट लेकिन स्पोर्ट्स का यूजुअली यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान। इफ योर इंटरेस्ट इज देयर यू कैन फॉलो इट सेपरेटली। फिर आपका पॉलिटिकल न्यूज़ होती है बहुत सारी। तो अब पॉलिटिकल न्यूज़ में भी 2 तरीके की न्यूज़ होती है। एक होता है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी आ रही होती है आपकी, जहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट इफ इट इज प्योर पॉलिटिकल न्यूज़, किसी ने किसी को क्रिटिसाइज कर दिया या किसी ने कुछ बोल दिया है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो हिंदू में अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो कम से कम 6 से 7 पेज ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। बाकी कुछ कुछ पेजेस जो होते हैं वो अननेसेसरी होते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर आप मैं बात करूँ तो फ्रंट पेज आप पढ़ सकते हो हेडलाइन के लिए। देन आप जो आपका इंटरनेशनल न्यूज़ है वो पढ़ सकते हो, वर्ल्ड अफेयर्स जिसको बोलते हैं हम लोग। देन एडिटोरियल हो गया, ओपेड हो गया उसके सामने वाला पेज, इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट हो गया, बिजनेस वाला, एंड लास्ट पेज हो गया इंटरनेशनल वाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जिसको आप देख सकते हो। तो इससे आपको अपना टाइम को लिमिट करना है। आप अगर रोज हमें हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना होता है तो आप कोशिश करना है 1.5 से 2 घंटे में खत्म हो ही जाए। मतलब एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन साइकिल यू शुड कम टू 1 आवर और 1.5 आवर इन न्यूज़पेपर रीडिंग। देन ये वाला पॉइंट थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट हाँ एक थोड़ा सा मेरा बायस्ड ओपिनियन भी है इसके बारे में। सोशल मीडिया का यूसेज, तो मैंने जब प्रिपरेशन करी थी तो मैंने व्हाट्सएप को हटा दिया था, फेसबुक को भी हटा दिया था, इंस्टाग्राम तो तब मैंने यूज़ करना स्टार्ट ही नहीं किया था। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमें कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट हम बहुत ज़्यादा जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा, अगर आप हटा सकते हो तो हटा दो, बिकॉज कंट्रोल करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप बहुत सस्टेनेबल तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अगर उसका यूज़ कर पाते हो तो वो उस पर ध्यान देना है। हमें टाइम बेसिकली देखना है कि हम कितना सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं और कितना उसका आउटपुट मिल रहा है। तो बट मेरे हिसाब से ये है कि बहुत सारी चीज़ों के नोट्स होते हैं, बुक्स होती हैं, आप उसी को रेफर करो और अपना एक फिक्स टाइम शेड्यूल बना सकते हो कि हम शाम को 1 घंटे देखेंगे कि हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप दिन भर मोबाइल को स्वाइप करते रहोगे तो मेरे को लगता है कि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। बाकी कोशिश करना है आपको कि इफेक्टिव यूज़ करो, बेसिकली दैट इज़ माई सजेशन टू यू। एंड एक चीज़ और होती है प्रिपरेशन के दौरान कि बहुत सारे लोग होते हैं इसमें, जैसे मैंने ऑप्शनल के लिए कोचिंग करी थी ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग दिखते हैं आपको जो बहुत सारे हाई फाई टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे। तो कभी कभी आपको लगता है कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है, बट हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव बिलीव इन योर प्रिपरेशन। नहीं आता है तो उसको पढ़ो, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आजकल इस पे भी हो जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि हमें अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत हवाई बातें भी करते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, बट आप अपने आप को देखो कि आपने कितना करा है, दूसरे ने क्या किया है, कितना किया है, उसको छोड़ो। तो उससे अंडर कॉन्फिडेंट हमें नहीं होना और निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होना है उससे। तो ये है एक चीज़। और लास्ट पॉइंट है मेरा कि ऑप्शनल का सिलेक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब उसमें कुछ लोगों का कहना होता है कि आपको सिर्फ देखना है कि आप कितने कंफर्टेबल हो ऑप्शनल से, रीडिंग में कितना इंटरेस्ट आ रहा है। बट मेरा एक पॉइंट और ये है कि आपको इसके साथ साथ ट्रेंड भी देखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव इन दैट। सो आपको देखना है ट्रेंड क्या है हमारा मार्क्स का, जो भी हम लेने वाले हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द ऑप्शनल इन विच यू हैव सम इंटरेस्ट और विच इज कंफर्टेबल इन रीडिंग फॉर यू।
बिकॉज दो दो पेपर्स होते हैं उसके, और सिलेबस अच्छा खासा होता है, तो अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं तो आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। तो इंटरेस्ट तो पहली चीज हो ही गई। उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि उसका मार्क्स का ट्रेंड है। सपोज आपके पास दो चॉइसेस हैं, ज्योग्राफी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप दोनों में कंफर्टेबल हो, तो आपको देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है पिछले 10 साल का मार्क्स का, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देख के। तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख लो, टॉपर्स के आंसर्स होते हैं, इवन विजन आईएएस की वेबसाइट पे मिल जाते हैं। वहाँ से आप वो देख सकते हो कि लोग कैसे लिखते हैं, हमेशा लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पे आप ऑप्शनल का सिलेक्शन कर सकते हो। बट अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सपोज एक बार ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, नहीं हुआ, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट दे स्टिक टू दैट, तो वो नहीं करना है। आप बीच में स्विच भी कर सकते हो इफ यू फील कि इट इज नॉट परफॉर्म गुड एंड यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स इन दैट। बिकॉज द थिंग इज फाइनली अगेन मैं वही बोलूँगा, हमारा हमारा मोटिव है एग्जाम को क्लियर करना। किसी चीज़ में मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, ना यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आप मास्टर बन जाओ उस चीज़ में, बिकॉज दे टेस्ट योर डेप्थ ऑफ नॉलेज। ये नहीं चेक करते हैं कि आपको कितना ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं चेक करते हम लोग। तो ये कुछ पॉइंट्स है मेरी तरफ से। अब आप लोग के अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सब मेरा अगला प्रश्न है, प्रिपरेशन के समय आपकी जो आवाज़ नहीं आ रही भावनात्मक। है नीरज। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हेलो सर, आवाज आ रही है सर? नहीं आ रही है अभी। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज हमें आ रही है। Anyone else is able to hear Neeraj? यस सर, यस सर। Sir, we can hear him. Mudra has also joined. Sir, can you hear me? I'll do one thing. I'll just exit it and again join it back because I'm not able to hear you guys. Okay, sir. ओके सर। हेलो। हेलो। Yes, sir. जी सर। या यू आर ऑडिबल नाउ। ओके सर। सर मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रिपरेशन के समय जो भावनात्मक तनाव होता है या फिर इमोशनल बैलेंस हम जो हमें बनाना होता है, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए सर? उसको देखो, सुनिश्चित करने के लिए उसको क्या होता है कि आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि यार हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो आपको मोटिवेशन दे सकते हैं। तो वो होते हैं आपके घर वाले या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो जैसे अगर आपको, आपने रामायण सबने लॉकडाउन में देखी होगी, तो उसमें एक बार क्या होता है कि हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। तो उनके एक फ्रेंड होते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ कौन, सुग्रीव थे या कौन थे, वो याद Sir, दिलाते हैं कि तुम तो हाँ, Jamwant. जामवंत था, जामवंत। तो वो उनको याद दिलाते हैं कि भाई तुमने तो बचपन में सूरज को मुंह में ले लिया था, तो तुम्हारे अंदर, तुम तो शक्तिशाली हो बहुत ज्यादा, तुम तो संजीवनी भी उठा सकते हो। तो वो पूरा संजीवनी का पार उठा के ले आए थे। तो द पॉइंट इज, आपके साथ कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस दें। जैसे मैं जब तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ कुछ और लोग थे, तो वो कह रहे थे कि तुम, मतलब जब भी मेरे को डिमोटिवेशन होता था तो वो कहते थे कि तुम ये सोचो क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपके पास दिमाग है, उस पर एप्लीकेशन कर रहे हो, आप ऑनेस्ट हो अपनी प्रिपरेशन में, तो क्यों नहीं होगा। बाकी यार फाइनली क्या होता है कि इसमें तीन तीन स्टेजेस हैं। एक किस्मत का भी फैक्टर होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर वही होता है, गीता वाली बात होती है कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। तो उसी को ध्यान रखना है हमें। बाकी यूपीएससी किसी की डेस्टिनी नहीं होती। जब आप लोग भी अभी कॉलेज में आओगे तो बहुत सारे लोगों ने डीयू के एकदम टॉप फर्स्ट फर्स्ट जो रैंकिंग कॉलेज होता है उसमें गए होंगे। मेरे साथ के जो लोग थे वो आईआईटीज में गए थे। बट आईआईटी में नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमारी लाइफ रुक गई है। तो ऑब्वियसली यूपीएससी में भी ऐसा हो सकता है। इट इज, सक्सेस इज नॉट गारंटीड बिकॉज 0.1% से भी कम सिलेक्शन होता है इसमें। अगर 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स का, उसमें से अभी 700 सीट आई हैं।
फिर उसमें रिजर्वेशंस भी हैं, तो इफ अ पर्सन इज फ्रॉम सम कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, तो उसके लिए और डिफिकल्ट है। तो द पॉइंट इज कि हमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में हमारी मेहनत, वही करते हैं, बाकी रिजल्ट तो भगवान के ऊपर छोड़ दो फिर। सर सर मेरा क्वेश्चन है कि सर कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? कॉलेज के साथ यूपीएससी की स्टडी कैसे करें? तो देखो, मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो मेरे को पता है कि कॉलेज के बाद यूजुअली जो बच्चे होते हैं वो रोज नहीं पढ़ते हैं कॉलेज की चीज़ों को। वो टेंडेंसी होती है कि लास्ट मंथ में जब सेमेस्टर एग्जाम आने वाले होते हैं तभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो रोज का जो टाइम होता है वो ऑलमोस्ट फ्री होता है। या तुम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे होगे, या मूवी देख रहे होगे, सीरियल्स देख रहे होगे, नेटफ्लिक्स कर रहे होगे, कुछ 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 कर रहे होगे आज की तारीख में। तब हम लोग डाउनलोड करके देखते थे टॉरेंट से। तो द पॉइंट इज कि टाइम बहुत होता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसे यूटिलाइज करना है। तो कॉलेज में बहुत टाइम है, अगर आप देखो निकालना चाहोगे तो बहुत निकल जाएगा। मैंने जॉब में टाइम निकाला, तो कॉलेज में तो जरूर निकल सकता है। सर ऑप्शनल का बट तब ऑप्शनल कैसे चुने हाँ, सर? ऑप्शनल सर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस मैसेज में लिख दें, मैं उनको पढ़ लूंगा। सबके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। सर, हाँ, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, ऑप्शनल कैसे चुने? जी सर। हाँ, तो ऑप्शनल में देखो दो तीन चीजें हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि पहले देखो कि इंटरेस्ट किस चीज में आ रहा है। जैसे मेरा ऑप्शन था फिलोसफी। किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था आपका ऑप्शनल क्या था, तो मेरा ऑप्शन था फिलोसफी। अब जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो मेरे को ऑलरेडी 2 साल हो गए थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़े हुए। इलेक्ट्रिकल भी एक ऑप्शनल है यूपीएससी, बट आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं उसको निकाल पाऊंगा, क्योंकि उसमें टाइम मेरे पास कम था और उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली मैं कवर कर सकता था उसको, बट उसमें टाइम ज्यादा चाहिए था। तो मैंने फिलोसफी को सिलेक्ट किया क्योंकि उसका सिलेबस छोटा था। फिर मेरे एक वहाँ पे सीनियर थे एनटीपीसी में, जिन्होंने फिलोसफी से ही सिलेक्शन हुआ था जिनका, उससे पहले साल। और मैंने जब उनकी नोट्स पढ़ के देखे तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट आया। तो मैंने कहा कि मैं भी पढ़ सकता हूँ इसको, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने में। और उन्होंने फिर गाइडेंस दिया, तो मेरे पास सारी चीजें थी, गाइडेंस भी था, इंटरेस्ट भी था, पता था कि इसमें नंबर भी मिल रहे हैं, आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन हुआ था, ये भी पता था। तो ये सारे पॉइंट्स सोच के मैंने फिलोसफी को डिसाइड किया। तो ये सारी चीजें आप अभी आपके साथ अगर कोई पर्सनल आपके पास नहीं है बंदा ऐसा कि जो आपको बता सके, तो ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल हैं। कि बहुत सब लोग इस पे ऑप्शनल स्पेसिफिक सब्जेक्ट का भी अपना यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे, हमने कैसे पढ़ा, क्या कैसे आंसर लिखते हैं। तो आप वो सब चीजों को देख के अपना ऑप्शनल को सिलेक्ट कर सकते हो। सर, मेरा अगला प्रश्न यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सर यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उनको जो गाइडेंस मिल रही है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है? देखो, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है आज की तारीख में। बिकॉज पहले के लोग कोचिंग के डिल्यूजन में रह जाते थे कि कोचिंग में जितना पढ़ा दिया दैट इज इनफ। तो यूपीएससी में सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर कर रहे हैं लोग तो अच्छी बात है। अब दूसरी बात आई कि उन्हें कैसे पता चले कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो उसका तरीका है कि एक तो तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो। जैसे कुछ पार्ट होता है स्टैटिक होता है, कुछ होता है डायनामिक होता है, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें। तो कुछ कन्वेंशनल बुक्स होती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की, या मॉडर्न इंडिया की आपकी स्पेक्ट्रम होती है, बिपिन चंद्रा होती है, ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी हो गई, गोची लियोंग हो गई। तो इन सबको देख लो, और आप क्वेश्चंस देख लो कि आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने वो टॉपिक्स पढ़ लिए, जैसे लक्ष्मीकांत में अगर आप देखोगे तो पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और उन्होंने एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो अगर आपने कोई चैप्टर फिनिश कर लिया या पूरी लक्ष्मीकांत फिनिश कर लिया, तो उसको सॉल्व करके देखो। अगर आप वो कर पा रहे हो तो मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, इनसाइट्स ऑन इंडिया करके एक वेबसाइट जहाँ पे आप डेली आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो आप वहाँ पे 4 क्वेश्चन अगर वो देता है रोज, तो आप 4 क्वेश्चन में से 2 का ही आंसर लिख लो। बाकी लोगों से कंपैरिजन कर लो अपना कि मैं कैसा लिख रहा हूँ। तो आपको पता चल जाए, क्योंकि हर तरीके के लोग आंसर लिख रहे हैं वहाँ पे। 2 साल से जो प्रिपरेशन कर रहा है, 5 साल से जो प्रिपरेशन कर रहा है, 4 साल से जो प्रिपरेशन कर रहा है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। यस सर। सर, मेरा अगला क्वेश्चन यह है कि प्रिपरेशन के समय फैमिली प्रेशर होता है या फिर स्टडी प्रेशर होता है, तो इस माहौल को कैसे मैनेज किया जाए सर? यार देखो, मैं मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा था, तो मेरा बैकअप भी था। मैं तो इस मामले में कहूंगा कि मैं लकी था कि मेरे पास बैकअप भी था, अच्छी अर्निंग्स थी, पीएसयू की जॉब थी वो। फिर फैमिली का सपोर्ट भी था। तो फैमिली मतलब मैं छुट्टी लेके गया था एनटीपीसी से प्रिपरेशन करने के लिए, 3 महीने की छुट्टी लेके गया था। तो मेरे पास एज सच कोई प्रेशर तो नहीं था। बट मैं यही कहूंगा कि मतलब प्रिपरेशन के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम, अगर हमारी कुछ अपनी घर के लिए जिम्मेदारी है तो वो भी हमें पूरी करनी है। ऐसा नहीं है कि बस यूपीएससी के मोह माया में हम डूबे हुए हैं और बाकी किसी की हमें फिक्र नहीं है।
तो हाँ, और दूसरी चीज ये है कि अगर जब तक आप खुद सारे सारे जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, जब तक वहाँ पे पीस नहीं है तब तक आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे। मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि आप अगर घर वाले परेशानी में हैं और आप अपना पढ़ रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे को लगता है कि जो भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कुछ गर्ल्स होती हैं उनका ये होता है कि मम्मी पापा बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी करवानी है, जैसे जो इन लाइक हु आर इन देयर मिड 20s, 24, 25, 26। तो भाई अब उनको कन्विंस आपको करना है। आपको ये सोचो ना कि अगर यार सिलेक्शन हो भी गया यूपीएससी में, और अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि अपने घर वालों को कन्विंस कर पा रहे हो, तो डिस्ट्रिक्ट के अगर डीएम बन गए तो बाकी लोगों को कैसे कन्विंस करोगे? तो कन्विंसिंग पावर हैज टू स्टार्ट फ्रॉम योर होम ओनली। तो आपको वहां पे उन्हें बताना है कि भाई क्यों करना चाहते हो आप, और क्या पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन की। उन्हें भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना आप में। अगर उन्हें कॉन्फिडेंस आता है दे विल ऑब्वियसली अलाउ यू, एंड इफ देयर कंडीशंस आर नॉट अलाउइंग देम टू अलाउ यू, तब फिर अलग बात है। तो मतलब वो हम सबको पर्सनली देखना पड़ेगा। बट हाँ, सपोर्ट बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि घर वाले कुछ और बोल रहे हो और आप अपना किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो, वो बहुत मुश्किल है। सर आप मेरा उस अगर वेबसाइट का नाम रिपीट कर सकते हैं? हाँ, इनसाइट्स ऑन इंडिया। ओके, थैंक यू। सर आपके सर्विस का नेचर क्या है वर्क का, मतलब, और आपका डेली रूटीन कैसे रहता है? मेरा देखो अभी क्या है कि आई एम नॉट इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली। जैसे अगर आप यूपीएससी के एग्जाम की बात करो सिविल सर्विसेज की, तो वहाँ पे क्या होता है, पहली सर्विस होती है आईएएस, दूसरी सर्विस होती है आईपीएस। ये मैं बता रहा हूँ आपको रैंकिंग वाइज। जैसे हम जब कॉलेज में जाते हैं तो हमारा बीटेक के लिए पहली ब्रांच रहती है सीएस, जो रैंक वाइज फेल होती है। फिर रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर रहती है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, लाइक दैट यूजुअली पीपल फिल द ब्रांचेस। तो इन दिस ऑल्सो देर आर मोर देन 20 सर्विसेज जो कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रही हैं। तो आईएएस जो होता है वो स्टेट सर्विस होती है, मतलब दैट इज ऑल इंडिया सर्विस। आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दीज आर ऑल इंडिया सर्विसेज। So they have specific state cadres. Besides that, जो आपका IRS हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स, कस्टम्स, देन आपका इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस होता है, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस होता है, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस होता है, देन इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस होता है। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, आप देखो लिस्ट में आपको पता चलेगा। तो इन सब सब सर्विसेज का काम होता है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना। अब मेरा है IRAS, दैट इज इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। तो हमारा सपोज अब तुम देखो रेलवेज का जो बजट होता है दैट इज सेकंड टू डिफेंस, लाइक इट इज मोर देन 2 लाख करोड़। तो जितना भी फाइनेंस का काम है दैट हैज टू बी, मतलब जितने भी रेलवेज में काम होंगे उसके जो भी फाइनेंस के प्रपोजल होंगे, उसका जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा दैट हैज टू बी डन बाय अस ओनली। तो हमें देखना है कि अगर कोई 100 रुपये खर्च कर रहा है तो दैट इज जेन्युइन और नॉट। वहाँ पे हो सकता है 80 में काम हो जाए। तो हमें वो चीज़ देखनी है कि जितना खर्च हो रहा है वो ठीक है कि नहीं है। वो ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट का पैसा का मिसयूज हो रहा है। तो दैट इज द मेन वर्क ब्रॉडली आई एम टेलिंग यू, देयर आर मेनी थिंग्स इनसाइड दैट। So that is just a broad view about that. सर आप सर प्रिपरेशन के सर आप मैं प्रिपरेशन के पूछ लूं? समय कार्य Come again? अब मैं सॉरी नीरज, मैं जरा पूछ रहा, एक क्वेश्चन है मेरा। सर एक्चुअली ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के लिए जनरली टॉपर्स ये सजेस्ट करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी ले लें, और पिछले कुछ सालों में ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रहा है, और मैं हिंदी लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। तो Okay. सर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट को कैसे मतलब रेडी करेंगे अगर मुझे एंथ्रोपोलॉजी लेना होगा? देखिए अभी आपने एकदम सही बोला कि एंथ्रोपोलॉजी कुछ पिछले 5-6 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लाइक मेरा सिलेक्शन 2014 में हुआ था, तब से उसके बाद से अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर, और हिंदी लिटरेचर का मेरे को आइडिया थोड़ा कम है कि उसके मार्किंग कैसी हो रही है। बट हाँ, रीजनल लिटरेचर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे गुजराती लिटरेचर हो या मराठी हो गया, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं क्योंकि इसमें कम लोग होते हैं और चेक करने वाले यूजली स्टेट के ही रहते हैं आपके। तो दे आर ऑल्सो हैविंग सम बायस फॉर दैट। तो मेरे को लगता है कि आप अगर हिंदी लिटरेचर के हो तो पहले तो ये देख लो कि उसका मार्किंग पैटर्न कैसा चल रहा है अभी पिछले कुछ 5-6 सालों से। अगर नहीं मार्क्स मिल रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको स्विच करो। और स्विच करने के लिए फिर आपका जैसे एंथ्रोपोलॉजी जैसे आपने बोला, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और आपको लगता है कि आप कवर करके अच्छा कर पाओगे उसमें, तो एंथ्रोपोलॉजी भी ले सकते हो। बट अगेन थोड़ा सा डाइसी हो जाता है क्योंकि पिछले अगर 7 साल से अच्छा कर रहा है तो हो सकता है इस साल उसको कम कर दिया जाए। क्योंकि एक बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऐसा हुआ था कि लोगों के, मतलब लोग पूरा पूरा सब करके आए और लोगों के 50 नंबर आए थे 250 में से, विच वॉज नॉट एट ऑल। 20 नंबर भी आए थे, 17 नंबर भी आए थे।
तो वो एक ऐसा करा गया था कि लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट करें, क्योंकि सब लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ज्योग्राफी ले लेते थे। तो अगर ऐसा ट्रेंड यूपीएससी देखती है एंथ्रोपोलॉजी में, तो वो उसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। बट हाँ, तो आपको फाइनली डिसाइड करना है एवरेज मार्क्स के ऊपर जैसे चल रहा है और आपके इंटरेस्ट के ऊपर ही। ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप प्रिपरेशन के समय कार्य कर रहे थे, तो सर आपने नियमितता मतलब रेगुलरिटी को कैसे बनाया? रेगुलरिटी को कैसे बनाया? यस सर। तो देखो, इसका तरीका है, जैसे स्ट्रैटेजी जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था, उसमें क्या होता है कि आपको डिफाइन करना है कि मैं कितने घंटे यूजली पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा, सुबह पढ़ूंगा, दोपहर में पढ़ूंगा, या रात को पढ़ूंगा, या शाम को पढ़ूंगा। वो आपको पहले अपने दिमाग में एक इंटरनल फिक्स कर लेना है। तो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम थी कि मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, इवनिंग शिफ्ट होती थी, मेरे टाइमिंग्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं थे। तो मैं जब भी टाइम मिलता था, जब सो के उठता था, तब पढ़ लेता था। बट आप लोग अगर कॉलेज में हो जैसे, तो मेरे ख्याल से शाम से रात का टाइम फ्री मिलता होगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि अपने टारगेट्स बना लो। टारगेट्स कैसे बना सकते हो? आपकी हफ्ते का टारगेट बना लिया कि मैं सपोज इस हफ्ते पॉलिटी पढ़ने वाला हूँ, तो मैं तो नंबर ऑफ पेजेस पढ़ देख के पढ़ता था कि अच्छा 100 पेज है, इसमें 100 पेज को मैं कितने दिन में कवर कर सकता हूँ। तो बट हाँ, इसको ऐसा नहीं है कि 100 पेज को आप अगर आपने बोल दिया कि मैं 5 दिन में कवर करूंगा, तो 5 दिन में कर ही लो। हो सकता है उसमें कुछ चीज़ समझ में ना आए, तो उसको टाइम दे सकते हो आप। बट हाँ, एक रफ टारगेट चाहिए कि इतना कवर करना है हमें। फिर उसके बाद हफ्ते के टारगेट के बाद आपका दिन का टारगेट होना चाहिए कि यहाँ पे आज यार 1 चैप्टर खत्म करके सोना है, या 2 चैप्टर खत्म करके सोने हैं। तो तभी रेगुलरिटी आपकी बन पाएगी। जब तक आपके टारगेट फिक्स नहीं होंगे, तब तक आपका फ्लीटिंग तरीके से चलता रहेगा। जब आपको कंफर्ट लेवल है तब आप पढ़ लोगे, जब नहीं होगा तब नहीं पढ़ोगे। तो टारगेट फिक्सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी फॉर मेंटेनिंग द रेगुलरिटी। So, we can proceed to some questions which have been asked in the chat box. एक मिनट, आई विल जस्ट सी द मैसेजेस। Sir, I can read it for you if you या like. प्लीज टेल मी। या Yeah. Rahul, Bohini has asked a question. Should we start giving attempts right after graduation, or should we build up our education background like do masters and sit for UPSC exam? मेरे को लगता है कि आप डायरेक्टली भी दे सकते हो। मतलब अगर आपका मेन एम है यूपीएससी में आना, तो आप ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली दे सकते हो। और क्योंकि मास्टर्स के बाद क्या होगा कि आपके पास अच्छी जॉब, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो हो सकता है उस टाइम आप फिर ज़्यादा मनी के पीछे जाओ एज कम्पेयर टू यूपीएससी। तो पहले अपना ये फिक्स करना है हमें कि हम हमारा मेन मतलब क्या पर्पस है। अगर क्योंकि आप लोग अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो जबकि आप कॉलेज में हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मैंने तब डिसाइड किया था जब मैं कॉलेज से बाहर आ गया था और जब जॉब कर रहा था, कि मेरे को क्या करना है आगे, एमबीए करना है या फिर यूपीएससी करना है। तो ये चीज़ आप लोग अभी पूछ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपको ये डिसाइड कर लो कि हमें एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी में ही जाना है या हम जॉब में भी जा सकते हैं। तो अगर आपका ये है कि यूपीएससी आप एक तरीके से जस्ट एज एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से देखते हो, तो मेरे को लगता है कि आप मास्टर्स भी कर लो, बिकॉज जॉब में जाने के बाद मास्टर्स करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आपको यूपीएससी में जाना है, तो आप ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद यूपीएससी दे सकते हो। और फिर यूपीएससी में आने के बाद नेचर ऑफ सर्विसेज बहुत अलग अलग है सबका। जैसे आईएएस का नेचर अलग है टोटल, आईपीएस का टोटल अलग है, और आईआरएस का एकदम अलग है। उसमें आने के बाद फिर आप मास्टर्स कर सकते हो। यहाँ पे भी बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं पढ़ने की। तो जो भी आपकी स्पेसिफिक डोमेन है जिसमें आप अपना एक कह सकते हो एक्सपर्टीज बनाना चाहते हो, जैसे अब सपोज मान लो मेरा रेलवे अकाउंट्स है, तो मैं फाइनेंस में अपना एक्सपर्टीज बना सकता हूँ, या फिर अर्बन प्लानिंग में बना सकता हूँ, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में बना सकता हूँ। तो वो हमें तब से नहीं पता होता पहले से। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको यूपीएससी आना है, ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद आ जाओ। सर many people tell like जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिए तो आप इतने मैच्योर नहीं होते हो, और यूपीएससी ज्यादातर इंटरव्यू के टाइम उन लोगों को ज्यादा प्रेफर करती है जिनकी एज थोड़ी ज्यादा होती है, लाइक अराउंड नहीं नहीं 23-24 ऐसा कुछ। नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप टॉपर्स की लिस्ट उठा के देखो, तो आपको सब तरीके के मिलेंगे। मतलब टीना दावी इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, 2 साल पहले जिन्होंने टॉप किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं अभी देखता हूँ तो आपको फ्रेशर्स ज्यादा दिखते हैं यूपीएससी के टॉपर्स की लिस्ट में। लाइक इन टॉप 100 रैंक्स इफ यू सी, यू विल सी मोर ऑफ द यंगस्टर्स एज कम्पेयर टू द वेटरन्स, तो जिन्होंने 4-5 साल लगा लिए होते हैं। तो एक आपका कह लो रिजिड एटीट्यूड बन जाता है जो 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं।
तो यूपीएससी भी चाहता है कि फ्रेश माइंड आए यहाँ पे, ना कि एक वियर्ड आउट माइंड की जिसका एक ग्रज होगा कि मेरे 5 साल खराब हो गए यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो वैसे लोगों को नहीं चाहती यूपीएससी। तो जो आपका मिसकंसेप्शन है, एक्चुअली इट इज अ मिसकंसेप्शन ओनली। तो फ्रेशर्स के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। उनके पास ये भी रहता है, आप ये सोचो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी जो हायरार्की चलती है उसमें जो जो आज 30 साल पहले जिन्होंने सर्विस में एंट्री लिया, दे आर एट द टॉप मोस्ट पोजिशंस नाउ। सो if you come at the early age, there are high chances that you will reach the post of cabinet secretary or foreign secretary for that matter. तो मतलब जल्दी से जल्दी आना बेनिफिशियल है और यूपीएससी प्रेफर भी करता है। सर आपके टाइम पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब ऐसा कोई डोंट्स आप बता सकते हैं कि आपने जो किया, आपको जो नहीं करना चाहिए था मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे, तो वो हम जो लोग नहीं करना पहले चाहिए था मेरे को, मतलब जो आपको शायद बेनिफिशियल ना लगा होगा टाइम पे, पर आपने वो शायद किया मतलब वेल प्रिपरेशन। यार एक्चुअली मेरे पास जो टाइम था बहुत कम था, तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कि मैंने ऐसा कुछ किया जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ हो जिससे। तो मेरे को ये लगता है कि मैं ये चीजें और कर सकता था, बट वो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था। जैसे मैंने आंसर राइटिंग बहुत कम करी थी उस टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। एसे राइटिंग, आई रोट माई फर्स्ट एसे आफ्टर 12th इन यूपीएससी डायरेक्टली। तो दैट शुड नॉट बी डन एक्चुअली। मतलब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए थोड़ी सी। बैटल फील्ड में जा रहे हो तो वहीं पे जाके थोड़ी सीखोगे बंदूक चलाना, पहले से आनी चाहिए ना बंदूक चलानी। तो मतलब इट इज अ सिंपल एग्जांपल, बट मेनी पीपल डू दैट, आई हैव आल्सो डन दैट। तो आई एम सेइंग कि मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था इसलिए मैंने नहीं करा, बट आप लोगों के पास पूरा टाइम है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रैक्टिस अच्छे से करो उसकी। Sir, your suggestions on about reading current affairs. Suggestions are like, what should I suggest in that? How early we should start preparing for it? Like how? Current affairs, like, see, the thing is, in UPSC, current affairs are not de-linked. It is interlinked with the static syllabus. तो अगर आपको पेपर 2 जनरल स्टडीज की अगर आप बात करो मेंस की, तो दैट इज मेनली फोकसिंग ऑन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है। तो अगर हम अभी सपोज एक एग्जांपल लें इंडिया चाइना का, तो इंडिया चाइना ने अभी सबने बोल दिया कि दोनों फोर्सेस ने विड्रॉ कर लिया। इंडिया और चाइना ने जो बॉर्डर पे फेस ऑफ हुआ था उसमें दोनों ने फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया। दिस इज अ करंट अफेयर। नाउ द स्टैटिक क्वेश्चन बिहाइंड दैट इज, इंडिया और चाइना की कहाँ कहाँ पे बाउंड्री है, व्हाट आर द टेंशंस व्हिच हैव बीन गोइंग ऑन हिस्टोरिकली, 1962 वॉर क्यों हुआ था, किस बात पे फाइटिंग है, चाइना की क्या पॉलिसी है, इंडिया उसको कैसे टैकल करता है, ये सारी चीजें स्टैटिक हो गई। और जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दोनों फोर्सेस ने बैक बैक दोनों अपना अलग अलग जा रहे हैं, मतलब दे हैव विड्रॉन फ्रॉम द बॉर्डर, इज अ करंट अफेयर। तो current affairs have to be read and interlinked with the syllabus of UPSC, and majority of the times it is the static portion. तो अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो आपको उसका नहीं पता है अगर हिस्टोरिकली कि क्या हुआ था, तो वो आपको पता करना चाहिए। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें, क्योंकि आपको पहले का भी नहीं पता अभी का भी नहीं पता, तो दोनों चीजें उसमें लिख लो नोट्स में कि हिस्टोरिकली क्या हुआ था। और उससे कभी कभी फायदा ये होता है कि ऐसा कोई टॉपिक आया पेपर में जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आपको वो पढ़ के फिर आप उसके बारे में बैकग्राउंड में भी थोड़ा रिसर्च करके आपको उसके बारे में भी पता चल जाता है। तो करंट अफेयर्स को हमें हमेशा इंटरलिंक करके पढ़ना है कि ये कौन से टॉपिक में फॉल करेगा यूपीएससी में। तो जैसे मैंने जो नोट्स बनाए थे, मैंने एवर नोट यूज किया था, विच इज अ डिजिटल ऐप ओनली। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू मेक द फोल्डर्स एज पर द टॉपिक इन यूपीएससी। तो अगर हम GS2 की बात करें, सपोज उसमें 25 आपकी लाइन्स लिखी हुई है, 25 टॉपिक है, तो 25 टॉपिक का एक एक फोल्डर बना लिया। तब उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक स्टफ है प्लस डायनेमिक स्टफ है जो करंट अफेयर्स हुआ, उनको दोनों को आपने वहां पे नोट कर लिया। तो जब आप रिविजन कर रहे हो तो आप इंटरलिंक करके उसको पढ़ पाओगे कि उसका जो करंट अफेयर्स में जो इवेंट हुआ उसका क्या इंपॉर्टेंस था। Sir, as you know that there has been UPSC has a trend. Sometimes, like my seniors also said that modern history part is really very important. But as you said that UPSC keep on changing in its trends. So how can we realize what subjects we have to prefer first for reading, and what subjects we should least prefer? Like mainly it has been said that you should ignore
involvement, internal security subject while firstly preparing, and you should focus on polity, economics first. But as you know that trend keep changing, so how can we cope up with that? देखो, सबसे पहली बात ये है कि अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो वहाँ पे मेनली 6 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे: इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, और आपका कल्चर हो गया, और क्या मैं भूल रहा हूँ, ज्योग्राफी। ठीक है, Geography. हाँ, तो और करंट अफेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कवर तो सब कुछ करके जाना है आपको, आप ऐसा नहीं है कि कुछ चीज छोड़ के चले जाओगे। बट हाँ, ये है कि अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 पोर्शन है: एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो अब आपका हिस्टोरिकली या कन्वेंशनली देखो कि आपका इंपॉर्टेंस कहाँ पे ज्यादा देती है यूपीएससी, वो मॉडर्न होता है। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न जो है ये चेंज भी हो जाता है कभी कभी। बट आप देखो कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्या हुआ है, उसी के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। जैसे एक बार अभी आई थिंक 2-3 साल पहले क्या हुआ था कि एंशियंट का ज्यादा पूछ लिया था उन्होंने एज कम्पेयर टू मॉडर्न। तो यूपीएससी के फुल फॉर्म ही लोग ये बोलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दे कैन आस्क एनीथिंग, दे आर अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो आपको सिलेबस जो दिया है उसको कवर करके जाना है। बाकी आपके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते पेपर में क्या आने वाला है। कभी करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। तो प्रिपेयर हमें सब कुछ करके जाना है, और बाकी फिर वहां पे ही वो तो एग्जाम जैसा आ रहा है उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। बट हाँ, जैसे आपने पूछा, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हिस्ट्री में मिडिवल को लोग कम प्रेफर करते हैं क्योंकि वो कन्वेंशनली कम ही पूछा जाता है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो आप अपना एक रफ डिसीजन उसके बेसिस पे कर सकते हो। बट हाँ, अगर एक क्वेश्चन आ गया तो ऐसा होना चाहिए कि आप 2-4 लाइन तो उसके बारे में लिख पाओ मेंस में, 1-2 नंबर भी मिल जाएंगे उससे तो बहुत फायदा हो जाता है। Okay, sir. सर एक मेरा क्वेश्चन हाँ जी, बताएं। है कि जब सर हम हेलो, लोग यूपीएससी की तैयारी आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है, आप एक बार फिर से बोलो एक बार। कर रहे रहता है, मतलब Saket, you can write your question in chat box. था कि यूपीएससी की तैयारी करते वक्त हमें ये चीज पे मुद्रा, आर यू एबल टू हियर द क्वेश्चन? सर No, no. Saket, can you No, write the sir. question in chat box? We can read it from there. So can I ask? सर या प्लीज गो अहेड। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर क्या जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है क्या ग्रुप में स्टडी करके की जा सकती है? दो लोगों का एक ग्रुप हो या 3 लोगों का हो? बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि उससे बेनिफिट हो रहा है आपको। मतलब अब देखो क्या होता है कि जैसे मैंने भी जब एग्जाम दिया था मेरे साथ भी 2-3 लोग कर रहे थे प्रिपरेशन। बट उसमें क्या था कि दे वर सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन, बट उन्हें बीच बीच में मूवी भी देखने जाना है, उन्हें पार्टी भी करने जाना है। तो आई कुड नॉट अफोर्ड दैट ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो आपको ये देखना है कि जो आपका ग्रुप है वो आपके जैसे ही सिंसियर होना चाहिए, तब ग्रुप स्टडी का फायदा है। अदरवाइज क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। बट हाँ, एक डिस्कशंस के लिए, जैसे अगर जनरल स्टडीज की बात करें हम आंसर्स की, तो एक ब्रॉड व्यू चाहिए होता है। तो उसके लिए अगर आपका एक बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल ग्रुप है तो आप उनके साथ जरूर डिस्कस करो, उससे आपको अदर पॉइंट्स मिलते हैं, अदर पर्सपेक्टिव मिलते हैं। तो दैट इज रियली बेनिफिशियल। Sir, there is a personal question. Sir, what made you choose to sit for UPSC exam? Why did you wanted to become a public servant? देखो, मेरा वहाँ पे जब बीटेक कर लिया तो उसके बाद बीटेक फाइनल ईयर के बाद सिंपल सा एम था, एक जॉब चाहिए। और ये ड्रीम जॉब थी मेरी एनटीपीसी की, बिकॉज इट वाज पैकेज वाज आल्सो गुड एंड इट वाज अ टेक्निकल जॉब विच सूटेड माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफाइल। तो मेरे पास ऐसा कोई डिससेटिस्फेक्शन का रीजन नहीं था वहाँ पे जाने के बाद। आई वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो। बट वहाँ पे क्या हुआ कि 2 इवेंट हुए। एक हुआ कि मैंने देखा कि मेरे से जो 20-25 ईयर सीनियर्स थे, दे वर ऑल्सो डूइंग द सेम जॉब विच आई वॉज डूइंग, एंड उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया था जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था। तो आई कुड नॉट इमेजिन मी डूइंग द सेम जॉब फॉर 25 ईयर्स कंटिन्यूसली एट द सेम प्लेस। तो ये एक मेरे को लगा कि मेरे को चेंज करना है प्रोफेशन अपना यहाँ से। और दूसरा था कि एक जो मेरे सीनियर थे उनका सिलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने मेरे को, मतलब जब उन्होंने चीज़ें हम डिस्कस करते थे तो उनका एक ब्रॉड व्यू होता था हर चीज़ के बारे में, उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती थी हर चीज़ के बारे में। तो मेरे को भी लगता था कि यार मेरे को भी पता होना चाहिए, वाई आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। फिर मेरे को पता चला ये यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं इसलिए इन्हें इतना आता है। तो एक
नॉर्मल सा मोटिवेशन था वहां से कि हमें भी पढ़ना है। तो ग्रेजुअली आई स्टार्टेड टू डेवलप इंटरेस्ट फॉर यूपीएससी। सो एज सच मेरा कोई चाइल्ड ड्रीम नहीं था कि मेरे को कलेक्टर बनना है या फिर यूपीएससी में जाना है, ऐसा मेरा कुछ भी नहीं था। एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माई इंटरेस्ट डेवलप्ड एंड आई लैंडेड अप हियर। सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने जो यूपीएससी के प्रिपरेशन के टाइम पे आपका जो एक्सपेक्टेशन था जॉब से, तो आपका वो मतलब एक्सपेक्टेशन। नहीं, मैं पूरा नहीं सुन पाया क्वेश्चन आपका। हेलो सर। हेलो। सर एम आई ऑडिबल? हाँ, yes, you are audible. Please go ahead. So I was asking that while your UPSC preparation, the expectations which you have kept from after clearing UPSC, so has it come at par with that, or are you satisfied or not satisfied? यार हाँ, एक्चुअली देखो, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम की बात करेंगे तो सबके अलग अलग वो होते हैं, मतलब डिस्कशंस बहुत सारे होते थे कि सर्विसेज में आ जाएंगे तो हमारे पास क्या प्रिविलेजेस होंगे, क्या पावर्स होंगी, ये सब डिस्कशन होते थे। जैसे एक बहुत क्लीशेड और बहुत ही पॉपुलर सी चीज थी कि आपको लाल बत्ती मिल जाएगी। ठीक है, सबका एक ये एम रहता था कि मैं लाल बत्ती की एम्बेसडर में घूमूंगा, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूंगा। तो वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। ठीक है, वो सबके पास होता था और सबको अच्छा लगता था कि आप सिविल सर्वेंट हो, आपके पास है, आपको लोग जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट है। तो अगर उस इन टर्म्स में अगर आप बात कर रहे हो कि आपके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो आपने जो एक्सपेक्ट किए थे वो मिले कि नहीं मिले, तो ऑब्वियसली वो नहीं मिले। ठीक है, और द अदर थिंग इज कि वो आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि मिलेंगे, क्योंकि वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन। जब डेवलप्ड नेशन की तरफ आप बढ़ते हो तो आपके सिविल सर्विसेज या जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसका जो से होता है पॉलिसी मेकिंग में वो बहुत कम हो जाता है, धीरे धीरे करके कम होता है। तो अगर आप सिर्फ उन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए सिविल सर्विस में आना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी भी मीट नहीं होंगी। बट हाँ, अगर आप इन टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑफ द पोर्टफोलियोज यू विल बी हैंडलिंग और इन टर्म्स ऑफ द थिंग्स यू विल बी डीलिंग विद, अगर उसके लिए आना चाहते हो तो इट इज़ अ बेस्ट यू कैन से प्रोफेशन वेयर यू कैन कम। यहाँ पे आपको हर चीज आप हैंडल कर सकते हो, मतलब यू कैन स्विच द फील्ड्स। एंड ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता होगा, आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी उसकी, आपको नॉलेज भी मिल जाएगी उसकी, आपको वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। इन टर्म्स में अगर आप बात करते हो तो हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही हैं और मैं होप करता हूँ कि आगे भी होंगी। हेलो सर। हाँ हेलो सर। सर इसमें हेलो। मीडियम, सर यूपीएससी में मीडियम मैटर रखता है, हिंदी या हिंदी इंग्लिश? देखो, हिंदी मीडियम के भी मेरे दोस्त हैं तो क्वालिफाई तो हिंदी मीडियम वाले भी होते हैं, बट हाँ ऐसा मैंने सुना है, मेरे को श्योर नहीं है। कि हिंदी मीडियम में थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो परसेंटेज कम रहती है। मतलब आई थिंक जो पेपर सेटर्स होते हैं, पेपर चेकर्स होते हैं, वो लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो कंफर्टेबल ज़्यादा होते होंगे। तो अगर आपके पास चॉइस है कि आपको कौन सा ऑप्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश, तो आई वुड सजेस्ट इंग्लिश करो। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो हिंदी इज ऑल्सो फाइन, दैट इज नॉट एन इशू, बहुत बड़ा सर आई इशू एम नहीं है। हाँ सर आई बताओ। एम फ्रॉम हिंदी मीडियम। यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, तो आर यू यस सर। कंफर्टेबल इन स्विचिंग टू इंग्लिश? नो नो सर, इन दिस। तो you go ahead with the Hindi medium. You don't have choice also ना यार. Your सर राइट expression matters in UPSC very much. तो अगर आप सर। एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो अपने आप को लैंग्वेज की वजह से, तो आपको चेंज नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे हिंदी मीडियम के लोग हैं, एक निशांत जैन है मेरे बैच के, आप भी जानते होंगे। तो ही ऑल्सो क्वालिफाइड फ्रॉम हिंदी मीडियम, उनको 14th रैंक आया था उस टाइम। तो द थिंग इज कि क्वालिफाई होते हैं, आपको थोड़ा हो सकता है ज़्यादा एफर्ट करना पड़े। So सर according राइट। to me, why people lack is Like that resources are very less. Like all the authorized standard books are written in English, and when we translate it, the correct essence of that writing is not got to the True, Hindi true, true, student. true. That is true. But the thing is, right now, if you compare uh, a situation in 2015 and you compare a situation in 2021, there are a lot many resources in Hindi. अभी आप देखो, दृष्टि आईएएस करके एक कोचिंग है, उसने सारी चीजों को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। क्लासेस भी हिंदी में है, नोट्स भी हिंदी में है, करंट अफेयर्स भी हिंदी में देते हैं। तो 5 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों ने तो तब भी क्वालिफाई किया एंड दे केम इन द लिस्ट ऑफ टॉपर्स ऑल्सो। तो आई डोंट थिंक कि अभी कोई रीजन है कि आप हिंदी को ना चुनो विजावी इंग्लिश। So all the reasons are there to choose Hindi also if you are comfortable in Hindi. सर इसमें राइटिंग मैटर रखता है सर, राइटिंग आप या सर क्या राइटिंग कह रहे हो मैटर आप? सर यूपीएससी में राइटिंग मैटर रखता है।
हाँ राइटिंग मैटर करता है। तो अब राइटिंग, अब अगर आप हिंदी में ही पढ़े हो बचपन से, तो अब एकदम से जाके वहाँ पे इंग्लिश में कैसे अच्छे से एक्सप्रेस करोगे अपने आप को। मैं तो इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ तब मेरे को दिक्कत होती है कभी कभी एक्सप्रेस करने में। तो मेरे को लगता है कि अगर जो आपने शुरू से पढ़ा हुआ है आपको उसके साथ कंफर्टेबल आप ज्यादा होगे, तो बेटर है कि आप उसी लैंग्वेज में एग्जाम में अपेयर हो। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं क्वालिफाई करते लोग करते तो हैं। Sir, like इसका mostly said that if you Sir, are may I preparing for ask a question? UPSC, sir, Everyone, may please I ask write a your question? question in the chat box because it will create chaos actually. And So sir can I has ask? answered. Yeah, Shivam asked. Sir, like mostly said that if you are preparing for UPSC, you should have a backup option हम्म because UPSC is a very hard exam, so there is a very less हम्म, chance to. ये बिल्कुल। तो ये आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात थी, बैकअप ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। मेरे पास तो पूरा बैकअप, क्या मैं तो लेके ही चल रहा था एक बैकअप के साथ, मैं तो जॉब में ही था, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। बट हाँ मेरे को लगता है कि यूपीएससी, यार देखो हम 20s में यूजुअली अपेयर होते हैं यूपीएससी में, यूपीएससी एग्जाम में, और कुछ लोग 5-5 6-6 अटेम्प्ट तक देते हैं। तो अगर आप सपोज आपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी 21 साल से और आप 27 तक आप देते हो और आपका अगर नहीं होता है, तो वी आर एट अ लॉस। मतलब एक बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर रहता है, एक फैमिली प्रेशर रहता है, सोसाइटी प्रेशर रहता है। तो उस टाइम बैकअप होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके के और एग्जाम्स होते हैं, जैसे बैंकिंग का हो गया, एसएससी का हो गया, तो आप उसके साथ भी तैयारी कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है कि आप जॉब में आने के बाद तैयारी करो, जैसे मैंने करी। तो बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर देयर। सी विच इज मोर कंफर्टेबल विद योर फाइनेंशियल पोजीशन, विद योर फैमिली एंड विद योर सेल्फ। जो आपको ज्यादा अच्छा लगे, बेहतर लगे, आप वो करो। लेकिन हाँ बैकअप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, सक्सेस इज नॉट अश्योर्ड। तो बेटर है कि एक बैकअप लेके चलो। सर हम ये एनडीए में So like, हाँ sir, I have a very genuine question. Like, sir, if a person is in, like appear in an interview 2 times, example of हम्म, my sister, she appear हाँ in the UPPCS interview 2 times. So like, यूपीपीसीएस। मैं पूछ, yes sir, UPPCS. ओके। तो सर मुझे ये जानना है, लाइक अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गया और फिर भी नहीं हुआ, सो सेकंड टाइम में वो इंटरव्यू तक जाता है, तो उसके कितने चांस होते हैं रिकमेंड होने के? देखो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं तुम्हें, मैंने जिस अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया उसके बाद मैंने एक बार और एग्जाम लिखा। मैं इंटरव्यू तक गया, मेरा इंटरव्यू सेम बोर्ड ने लिया। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, मेरे को नंबर इंटरव्यू में ज्यादा मिले थे 2015 वाले अटेम्प्ट में। और लेकिन मेरा क्या हुआ, तो ऑप्शनल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा था उस साल। तो आई वाज बीटेन इन माय ऑप्शनल एग्जाम, ऑप्शनल मेंस एग्जाम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप इंटरव्यू एक बार अपियर हो चुके हो, दूसरी बार जा रहे हो, तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे या ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस ओनली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो लोग चेक नहीं करते उस टाइम इंटरव्यू लेते समय, कि ये बंदा पहले भी आ चुका है, पहले भी इंटरव्यू तक पहुंचा था, इस बार नहीं हुआ है, पिछली बार नहीं हुआ था तो इस बार इसका कर देते हैं हम लोग, या पिछली बार अच्छे नंबर मार्क्स दिए थे तब भी नहीं हुआ तो इस बार कम देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई हिस्टोरिकल चेक नहीं होता उस चीज का। तो और इंटरव्यू मेंबर्स जो होते हैं उन लोगों के पास एक आपका बस डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, दैट्स ऑल। दे डोंट हैव एनी अदर इन्फॉर्मेशन विद देम। So during interview हमारा order हेलो। हेलो सर, इंटरव्यू के टाइम पे हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी इंटरव्यू बोर्ड के पास रहता है? हाँ बिल्कुल रहता है आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ओके सर। सर हम एंड Sir, may I ask? I have excuse me sir. आप आप सभी या से पुष्पा गुजारिश यू है कैन कि गो आप अहेड। So, sir, I am in first year now, and I only be eligible for the first attempt in 2025. So, can you ओके, please tell me when should I व्हेन शुड यू। when should I start and how should I start, or should I sit for placement in my third year or not? यू हैव आस्क्ड वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एक्चुअली। तो देखो प्रिपरेशन तो जो है वो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अभी फुल टाइम दे रहे हो, आप अभी हो सकता है 2 आवर्स दे पाओ, 3 आवर्स दे पाओ डेली बेसिस पे, और हो सकता है दैट ऑल्सो इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आप हो सकता है 2 महीने ही ऐसा कर पाओ, 1 महीना, क्योंकि आपका सेमेस्टर वगैरह एग्जाम्स भी होंगे तो आप उसमें लगे रहोगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अभी से Yes, sir. धीरे धीरे एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अब प्रिपरेशन में क्या होता है कि पहले सबसे पहले स्टेज होती है कि हमें बेसिक एनसीईआरटीज पढ़नी होती है 6 से 12 तक की, तो आप वो पढ़ो। उसके बाद फिर आप कन्वेंशनल बुक्स पे स्विच करो, जो कि आपकी ये सब हो गई, बिपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत, और ज्योग्राफी की हो गई गोची लियाओ, इन पे स्विच करो। और साथ साथ आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही रहो। अगर आप सपोज हो सकता है आपका फाइनल ईयर तक जाते जाते यूपीएससी में इंटरेस्ट खत्म हो जाए, बट न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो आपको फाइनल ईयर में जब आप इंटरव्यू किसी चीज का दे रहे होगे अपने, तो दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा एज देयर। मतलब न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम लिखने के लिए काम में आता है, दैट मेक्स यू अ इंटेलिजेंट पर्सन एंड अ अवेयर पर्सन, तो दैट इज यूजफुल एवरीवेयर। तो आप न्यूज़पेपर तो पढ़ना स्टार्ट कर ही सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो कहीं आपकी नॉलेज जो है वो नुकसान में नहीं जाएगी। और उसके बाद आप फिर फाइनल ईयर से जब निकलो तब आप अपना प्रिपरेशन लेवल देखना। उसके बाद आप कोई एडिशनल कोचिंग की जरूरत है तो आप अभी भी ले सकते हो, और मेरे ख्याल से तो आप इमीडिएटली आफ्टर फाइनल ईयर एग्जाम तो यू कैन गिव इट, बिकॉज ग्रेजुएशन विल बी कंप्लीटेड बाय देन। और अगर आपको बीच में लगे कि मेरे को प्लेसमेंट लेना है, प्लेसमेंट लेने के बाद एग्जाम दे देना। तो प्रिपरेशन तो अभी से कर ही लो, क्योंकि प्लेसमेंट होने के बाद हो सकता है टाइम ही ना मिले आपको। So, my graduation will be completed in 2023, and हाँ ठीक है। sir, am I audible? Yes, you are audible. Complete your question. I'm saying that my graduation will be completed on in 2023, and I will be eligible for my first attempt only in 2025, Okay, according to the age. okay. So तो I just आप want क्या to कर ask, should सकते I हो? shift for the placements, for the backup? Yeah, I would suggest you sit for the placement, take the placement, and after that, you can see how much time you are able to devote for the exam preparation. क्योंकि देखो, कोई चीज हाथ में हो उसको छोड़ना अलग होती है बात, कोई चीज हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना बात अलग है। तो अभी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्लेसमेंट ले सकते हो, प्लेसमेंट ले लो। उसके बाद देखो आप प्रिपरेशन जितनी आपको करनी है वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो देन यू कैन गिव अप जॉब एट एनी टाइम। लेकिन जॉब मिलना फाइनल ईयर के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि बाहर ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो बेटर है कि जॉब तो लेके रखो ही, और अपना सिचुएशन को जज करो उस टाइम कि कैसे आपको करना है प्रिपरेशन आगे। Sir, I have one question. Sir, Okay, sir. sir, अगर अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होता इसमें, देन तो सर इसकी बेस से कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई ऑप्शन रहती है बैकअप जो ये कुछ? सूरज, आपका क्वेश्चन मेरे को क्लियरली सुनाई नहीं पड़ रहा, सूरज क्या आपकी रिपीट कर आवाज सकते हो नहीं आ आप? रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर अनफॉर्चुनेटली अगर सिलेक्शन नहीं होती मेरी, देन इसकी यूपीएससी के प्रिपरेशन के बेस पे कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई ऑप्शन है मेरे पास? नीरज, आप क्या सुन पाए इनका क्वेश्चन? नहीं सर Sir, मेरा ये you- Sir, पर्सनल can क्वेश्चन है। I? सर Pushpa, कल can ही you just यूपीएससी, wait? Uh, सर ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है सर। I think कल he ही is saying यूपीएससी, that. Actually, I'm hearing सर multiple voices. Can only one person ask? ओके सर ये मेरा Yeah. पर्सनल क्वेश्चन है। कल ही यूपीएससी का हाँ नोटिफिकेशन आया, और एक बार हाँ हाँ। दोबारा हमने देखा कि सीट्स की जो संख्या है वो कम हो गई है, और स्टूडेंट्स है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मतलब उनकी संख्या ज्यादा हो गई है। तो सर ये मोटिवेशन कैसे बनाए रखें कि मतलब जितने भी लोग कितने भी हों, या फिर मतलब स्टूडेंट्स कितने भी हों, कि हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। देखो यार, बात यही है कि अगर अपने आप को देखूं मैं, तो मेरे को एक सीट चाहिए ना। अब एग्जाम में 700 सीट आ रही है, 800 सीट आ रही है, उससे कोई फायदा नहीं है ना मेरे को। तो मेरे को एक सीट चाहिए बस। तो द पॉइंट इज कि प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करो। बाकी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसको तुम अभी काउंट में नहीं ले सकते हो। सपोज जैसे मैंने एग्जाम दिया था दिल्ली में 2014 में, 14 दिसंबर को एसए का एग्जाम था। उसी से पहले दिन बारिश हो गई, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई एकदम। तो बहुत सारे लोगों के हाथ ही मतलब हाथ चलना थोड़े से रुक गए थे। तो उनको गर्म पानी में उन्होंने हाथ डाला, फिर एग्जाम लिखा। तो अब ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो बेस्ट है यार, अपनी मेहनत करो। और मोटिवेशन तो भाई मतलब हमें अपने आप से ही जगाना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। और सीट्स जो हैं वो कम बढ़ती रहती हैं, अभी पिछले 5-6 साल से कम ही हो रही हैं हिस्टोरिकली।
तो बट द पॉइंट इज कि एक सीट चाहिए, उसके लिए फाइट तो बहुत है, लेकिन मेहनत करोगे तो फाइट कर सकते हो। Okay, शुक्रिया सर। Neeraj, I सर हमें think आज we should आज come के for the conclusion. याद है। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था। Okay, last question, Rahul. सर मुझे ये पूछना था कि मेंस में हम स्टेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं क्या? कि मतलब टॉपर्स बोलते हैं हमेशा हमें कि मैप्स बनाना होता है, तो हम लोग इंडियन मैप के स्टेंसिल यूज़ कर सकते हैं? मैप्स की स्टेंसिल, यस सर। मेरे ख्याल से आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि मतलब तुम अगर देखोगे टॉपर्स का, अगर तुमने सुना होगा, जैसे ज्योग्राफी में यूजुअली लोग मैप्स बनाते हैं ऑप्शनल में, और जीएस में बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन लोग करते हैं। तो वो लोग इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वहाँ पे 10 सेकंड में वो हाथ से मैप बना दें। तो अगर इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो तभी मैप बनाना, मतलब गलत बनाना बेहतर नहीं है। बेटर है कि अगर आप मेहनत कर, मतलब इतना मेहनत करके इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि 10 सेकंड 15 सेकंड में आप मैप बना ले रहे हो, तो ठीक है। अदरवाइज स्टेंसिल से तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, स्टेंसिल निकालोगे बनाओगे, तो वो तो मेरे ख्याल से नहीं कर सकते हो तुम। बेटर है कि खुद से मेहनत कर लो उस चीज के लिए। और मेनली वो लोग स्टेंसिल वगैरह अलाउ भी नहीं करेंगे यूपीएससी में। ओके सर, थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया सर। सर हमें आज आज के First सेशन was से बहुत last कुछ year. Can सीखने I को मिला। ask one clear? So last question. Let's continue. सर शुक्रिया सर, हमें आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला सर, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए भी धन्यवाद सर। सर अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए ददीची समिति की पब्लिक रिलेशन हेड साक्षी तिवारी को बुलाना चाहूंगा। साक्षी। It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on the behalf of the Dadichi Society and the entire faculty of the Rajdhani College, first of all extend my most sincere thanks to Almighty. Now I extend my very hearty gratitude to our speaker, Shri Nav Goyal sir, who spared time from their busier schedule to grace this occasion, and also for sharing with us all their findings, opinions, suggestions for students about IRAS exam. I also thank all the teachers, especially our principal sir, Dr. Rajesh Giri sir, and our convener Rajiv sir, who have been the backbone of our society. I mention my deepest sense of appreciation and would place on record my hearty thanks to all the valuable members of our society. We thank to all the attendees for being with us this time. It has been a great pleasure. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for being there, for listening to me patiently, for listening to whatever I was saying patiently. Thank you, Dadichi, the Competitive Society, for inviting me on this platform. And thank you, Principal Sir and Convener Sir, for making this successful, because without your initiative and without your backing, it was very difficult for everyone. Because I have also organized fest in my college. I know how difficult it is for the students without the support of faculty. So thank you to the faculty, and thank you to the students for taking this initiative. I know how hard work, how much work is required in organizing these things. So thank you to you guys, Neeraj and Mudra, and the other Thank participants you, sir. and the organizers of this event. Thank you so much. Thank you, everyone.